गुड इवनिंग। आप सभी का ITT आइकन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अनिल सर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 10th क्लास 10th के संसाधन का प्रथम पार्ट का 3 वीडियो डाल चुके हैं और पार्ट सेकेंड में है प्राकृतिक संसाधन। पार्ट सेकेंड में प्राकृतिक संसाधन को हम लोग देखेंगे, तो चलिए देखा जाए। और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे। ये बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा इसमें टॉपिक है। तो देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक में उपलब्ध है सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक में उपलब्ध सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, कोयला, मिट्टी, पेट्रोल, सोना, चांदी, हीरा, ये सब जो है प्राकृतिक से जुड़ी एलिमेंट है, जीवाश्म है और पेड़ पौधे हैं। और इसी का एक पार्ट है मिट्टी, जो मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मिट्टी बहुत बड़ा सेशन है और बहुत शानदार सेशन है। तो देखते हैं मिट्टी यानी भूमि क्या है। तो भूमि संसाधन यानी भूमि पर उपलब्ध जीव जंतु, यानी भूमि पर उपलब्ध सभी वस्तुएं भूमि संसाधन कहलाती हैं। जैसे अब देखते हैं डिफिनीशन। तो भूमि पर उपलब्ध सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, कोयला, पेट्रोल, सभी को भूमि संसाधन कहते हैं। सभी को भूमि संसाधन कहते हैं। अब भूमि का निर्माण कैसे हुआ है, मिट्टी का निर्माण, भूमि पर मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, भूमि पर मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, इसको देखा जाए। बहुत अच्छा टॉपिक है। मिट्टी का निर्माण आखिर हुआ तो कैसे हुआ। तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से भौतिक यांत्रिक क्रिया द्वारा मिट्टी का निर्माण हुआ है। चट्टानों के टूटने फूटने से भौतिक यांत्रिक क्रिया द्वारा मिट्टी का निर्माण हुआ है। और मिट्टी मुख्यतः भारत में अनेक जगह पर अलग अलग है। अब देखते हैं तो मिट्टी का टाइप्स कितना है और कहाँ कहाँ पर कौन मिट्टी है, किस राज्य में कौन कौन सी मिट्टी है, इसको देखा जाए। तो मिट्टी का प्रकार देख रहे हैं हम। मिट्टी का प्रकार यानी भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप पहले जान लें हम लोग। भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर आखिर है क्या भारत में। तो फिजिकल स्ट्रक्चर 3 तरह का है। एक मैदान है, एक पर्वत है और एक पठार है। एक मैदान है, एक पर्वत है और एक पठार है। तो भारत में मैदानी इलाका है जो ग्राउंड लेवल है 43% है। 43% है। भारत के क्षेत्रफल के 43% जो एरिया है जो समतल है, प्लेन है, जो समतल और प्लेन यानी बराबर है। उसके बाद पर्वत एरिया है जो 30% है और से 27% जो है पठारी इलाका है। ये है भारत के भौतिक स्ट्रक्चर एंड भौतिक स्वरूप। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं भौतिक स्वरूप के बाद देख रहे हैं मिट्टी, यानी भारत में मिट्टी के प्रकार। भारत में मिट्टी के प्रकार तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। मुख्यतः विश्व में भी देखा जाए तो ये टाइप्स है, लेकिन भारत के संदर्भ में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 1 नंबर पर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी बोला जाता है, एलुवियल मिट्टी भी बोलते हैं हम लोग। एलुवियल जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। और 2 नंबर पर है काली मिट्टी। 2 नंबर पर है काली मिट्टी। 3 नंबर पर है लाल या पीली मिट्टी। 4 पर लेटराइट, 5 पर मरुस्थलीय, 6 पर पर्वतीय। यानी भारत के संदर्भ में भारत में मिट्टी के प्रकार 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय और पर्वतीय। अब इसमें हम देखते हैं सबसे प्रथम जो है जलोढ़ मिट्टी को देखा जाए। जलोढ़ मिट्टी का आखिर विस्तार कितना है। तो ऐसे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में यानी उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। और क्या है तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो हुआ है मुख्यतः भारत के संदर्भ में देखा जाए। इसे विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो हुआ है नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से हुआ है। लेकिन भारत के संदर्भ में भारत में हिमालय द्वारा निर्मित नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये बहुत रोल निभाती है जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में। तो चलिए देखा जाए जलोढ़ मिट्टी के बारे में।
जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखा जाए, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय, और यहाँ पर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ध्यान से देखिए, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग एलुवियल मिट्टी भी बोलते हैं। एलुवियल जलोढ़ मिट्टी को हम लोग एलुवियल मिट्टी भी बोलते हैं। और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार और निर्माण, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो चलिए देखा जाए तो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से, निक्षेप होता है क्या, निक्षेप को समझे। निक्षेप एक इसमें समासिक वर्ड है, निक्षेप का मतलब नदियों द्वारा लाए गए जल में धूल कण, महीन धूल कण और कंकर सारे होते हैं, बहुत सारे कंकर धूल कण आता है, उसी को बोलते हैं हम निक्षेप। आम भाषा में इसको लिख सकते हैं निक्षेप का मतलब धूल कण, निक्षेप का मतलब धूल कण। यानी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का विश्व के संदर्भ में ये सही है डिफिनीशन, लेकिन भारत के संदर्भ में, भारत में इस मिट्टी का निर्माण हिमालय द्वारा निर्मित नदी है। देखिए, अब हिमालय पहाड़ से, हिमालयी क्षेत्र से जो निकली है नदी, उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, तो हिमालय द्वारा मुख्य रूप से 3 ही नदियाँ हैं जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार ज़्यादा करती हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ द्वारा लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी का विस्तार उत्तर भारत में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इस मिट्टी का विस्तार भारत में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे, पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्य आता है, तो 7 के 7 में नहीं है, कुछ राज्यों में है जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम। दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे दक्षिण भारत में हो जाएगा तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि राज्यों में इस मिट्टी का विस्तार है। चलिए अच्छा से देख लिए आप लोग, एक बार और देख लीजिए। विश्व के संदर्भ में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण ही नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से होता है। निक्षेप का शाब्दिक अर्थ होता है धूल कण। भारत के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में हिमालय द्वारा निर्मित नदियाँ, मुख्य रूप से 3 नदियों का रोल बहुत बड़ा होता है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और इस मिट्टी का विस्तार भारत में जो है, भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर में, इस मिट्टी का विस्तार भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर में। और इस मिट्टी का विस्तार पूर्वी तटीय मैदान में स्थित महानदी, पूर्वी तटीय जैसे महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। पूर्वी तटीय को बोलते हैं हम लोग, पूर्वी तटीय जो है उत्तरी सरकार तट बोला जाता है, वो थोड़ा डीप लैंग्वेज है, 10th स्टैंडर्ड से हाई पर जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, तो महानदी जो है, महानदी के तटीय क्षेत्र कृष्णा गोदावरी जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर, और उसके बाद कावेरी नदी भी है जिसको दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। ये सब नदियों के द्वारा जो निर्मित डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। और इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है। तो ये है जलोढ़ मिट्टी का स्ट्रक्चर, जलोढ़ मिट्टी की प्राकृतिक। अब देखिए इसमें एलिमेंट जो होता है, इस मिट्टी में मुख्य एलिमेंट जो पाया जाता है, जो पोटास, फास्फोरस और चूना। इस मिट्टी की मुख्य एलिमेंट जो है, तत्व है पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। और ये इसीलिए पोटास पोषक तत्व, इसीलिए मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी की मुख्य फसलें हैं जो चावल, गेहूँ, मक्का, इस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ और मक्का है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ और मक्का है। अब चलिए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं। आमतौर पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए, गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, खादर जलोढ़ मिट्टी या बांगर जलोढ़ मिट्टी। खादर जलोढ़ मिट्टी और बांगर जलोढ़ मिट्टी। देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी है, इस पर जनसंख्या डेंसिटी ज़्यादा होता है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग निवास करते हैं।
अब देखिए खादर क्या है, तो खादर जलोढ़ मिट्टी है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से जो वर्तमान में क्या होता है, मिट्टी अपरदित होकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, उसके साथ जो नया महीन धूलकण जम जाता है उसको हम लोग खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जब वो महीन धूलकण धीरे धीरे उसका परत उड़ जाता है, निक्षेपित हो जाता है, अपरदित हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बांगर जलोढ़ मिट्टी। आमतौर पर डिफिनीशन के तौर पर देखते हैं तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये था जलोढ़ मिट्टी की स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं मिट्टी का दूसरा टाइप काली मिट्टी। मिट्टी का दूसरा टाइप जो है काली मिट्टी। मिट्टी का दूसरा टाइप देखते हैं काली मिट्टी। चलिए देखिए काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी को 2, 3, 4 नामों से जाना जाता है। पहला तो काली मिट्टी, दूसरा इसको हम लोग बोलेंगे कपासी मिट्टी। पहला काली मिट्टी, दूसरा इस मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से जानेंगे। तीसरा हो जाएगा रेगुर मिट्टी। चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर इसको चेरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल स्तर पर इस मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। एक नया वर्ड है, इसमें जोड़ दिए हैं जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए कि अच्छा रहेगा। तो जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी बोलते हैं और इसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और इसी मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नाम चेरनोजम मिट्टी है। अब देखते हैं इस मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसे है, बना कैसे है, कौन कौन से एलिमेंट है और इसका मुख्य फसलें क्या है, भारत में विस्तार कितना है। तो देखिए इस मिट्टी का रंग काला होता है, इस मिट्टी का रंग काला होता है, सही बात। अब इस मिट्टी में जो है उपस्थित एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम और आयरन होता है मुख्य रूप से। लेकिन ऐसे देखा जाए तो इसमें कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। मुख्य रूप से इस मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड होता है और इसी के कारण इसका रंग जो होता है काला होता है। एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। अब देखिए इस मिट्टी की मुख्य फसलें जो है, इस मिट्टी की प्रमुख फसलें जो है कपास है। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें है जो कपास है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। जैसे ऊपर हम इसको टॉपिक में ऐड किए हैं जो कपासी मिट्टी। तो कपासी मिट्टी कहने का तात्पर्य यह है कि यह मिट्टी की प्रमुख फसल कपास होता है। कारण क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम, आयरन के ऑक्साइड और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होता है कपास की कृषि बहुत होती है। अब देखिए काली मिट्टी के विस्तार 6 जितना जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है उतना ही काली मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है और काली मिट्टी का विस्तार भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है। कारण अब बता रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम विस्तार जो हुआ है उत्तर भारत में है, लेकिन काली मिट्टी का विस्तार जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इस सब क्षेत्र में है। मुख्य रूप से जो है काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में, मध्य प्रदेश में है। और थोड़ा इसका जो झलक है थोड़ा एरिया में पाया जाता है। कहाँ कर्नाटक, दक्षिण भारत में जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु में भी काली मिट्टी का थोड़ा क्षेत्र है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों और ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। काली मिट्टी बना कैसे, तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है मूल शैलों के ज्वालामुखी के शैल एक प्रकार का क्या होता है, तो लावा निकलता है धरती के अंदर से, तो बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान के लावा के विघटन माने टूटने फूटने से हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टान के लावा के टूटने फूटने से, विघटन करने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से, ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टान के लावा के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसका, जल धारण क्षमता। इसकी नमी
नमी बनी रहती है। एकमात्र मिट्टी है जिसकी नमी हमेशा बनी रहती है और हमेशा लगेगा ऐसा कि इसमें क्या है, नमी है, जल धारण क्षमता ज़्यादा रहता है। और काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी पर ही देखिए, जैसे मुंबई जो शहर बनाया गया है, दलदली क्षेत्र है, काली मिट्टी पर ही है, क्योंकि उसका जल धारण क्षमता ज़्यादा है और मजबूती से बंधा रहता है। बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण भी इस मिट्टी पर हुआ है। शुष्क मौसम में इस मिट्टी में दरारें और पड़ जाती हैं। देखिएगा हम लोग के जो चेंवर जो बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, जो होता है, जो गड्ढा उड्ढा वाला क्षेत्र होता है, जो जहाँ पर हमेशा जल का जमाव रहता है, जब गर्मी के दिनों में जब शुष्क पड़ जाता है तो वहाँ पर दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। एक काली मिट्टी की अन्य फसलें, इसमें ऐसा नहीं है कि कपास ही होता है, अन्य फसल भी होता है, जैसे प्याज। जैसे प्याज देखिए, प्याज का प्रमुख जो एरिया है बता रहे हैं नासिक महाराष्ट्र में ही पड़ता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर प्याज का उत्पादन होता है तो नासिक में होता है। ये महाराष्ट्र का ज़िला है, गोदावरी नदी के तट पर बसा है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्याज का उत्पादन होता है। गन्ना भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है, गेहूँ भी होता है और फल भी होता है, अन्य कुछ फल का भी निर्माण इस मिट्टी पर होता है। तो एक काली मिट्टी की प्राकृतिक थी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी। और इस मिट्टी का निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बेसाल चट्टान के लावा के अपर्दित यानी खंडित होने से, बिखरने से काली मिट्टी बनी है। इस मिट्टी की मुख्य एलिमेंट जो है एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इसमें फास्फोरस का अभाव होता है। चलिए, तो काली मिट्टी का विस्तार जान लिए हम लोग 6.4 करोड़ हेक्टेयर, और विस्तारित राज्य जान लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य में इस मिट्टी का विस्तार अधिक है। बिहार के भी कुछ जिला में है, लेकिन बहुतायत में जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं मिट्टी का तीसरा टाइप क्या है। तो मिट्टी का तीसरा टाइप है जो लाल एवं पीली मिट्टी। जैसे कि लिख चुके हैं हम लाल और पीली, तो लाल एवं पीली, लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका हम लोग संक्षेपण देंगे, इसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं। तो देखिए, लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहते हैं। अब देखते हैं जो इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है और ये मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है। तो भारत के संदर्भ में इस मिट्टी का विस्तार जो हुआ है 7.4 करोड़ हेक्टेयर में है। सबसे ज़्यादा भारत में इसी मिट्टी का विस्तार है। अब देखते हैं बना कैसे। तो इस मिट्टी का निर्माण रवेदार अग्नि चट्टानों द्वारा, रवेदार अग्नि चट्टान जो लावा निकलता है, उस चट्टान के कम वर्षा वाले क्षेत्र में, 100 CM से कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, रहने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी में लौह अंश यानी लोहा के अंश ज़्यादा होता है, इसी कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में आयरन की मात्रा पर मुख्य रूप से पाया जाता है और इसीलिए इस मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है। अब हम लोग एक जान चुके हैं जो लाल मिट्टी होता है, इसका रंग लाल होने का कारण है लोहा के कारण, आयरन के कारण। और इस मिट्टी का विस्तार जो है 7.2 करोड़ हेक्टेयर में है। लाल मिट्टी या पीली मिट्टी का विस्तार भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर में है। विस्तारित राज्य तमिलनाडु, विस्तारित राज्य जैसे 7.2 करोड़ हेक्टेयर में भूमि पर फैला है भारत में। अब विस्तारित राज्य तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, मेघालय पठार में विस्तारित हैं। थोड़ा थोड़ा भारत के हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है लाल या पीली मिट्टी। झारखंड के क्षेत्र में भी पाया जाता है। अब देखिए, कम उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी में उर्वरक का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। यह मिट्टी में ह्यूमस का अभाव होता है और ह्यूमस रहित रहने के कारण इसमें मुख्य पोषक तत्व की कमी पाया जाता है, जैसे पोटास, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब की कमी पाया जाता है। और इसको उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं।
इसकी प्रमुख फसलें मक्का, मूंगफली, तंबाकू, ज्वार, बाजरा इत्यादि हैं। इस मिट्टी की प्रमुख फसलें मक्का, मूंगफली, तंबाकू, ज्वार, बाजरा इत्यादि है। तो लाल मिट्टी के संदर्भ में यही है। जल जमाव के कारण इस मिट्टी का रंग जो होता है पीला हो जाता है। जैसे इस मिट्टी का विस्तार है, जहाँ पर अगर जल जम जाएगा तो वह धीरे धीरे इसका रंग जो होगा पीला हो जाएगा। इसलिए इस मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है। लाल को पीला मिट्टी कहने का तात्पर्य यह है कि लाल मिट्टी में अगर पानी जम जाए तो उसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए लाल मिट्टी को पीला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो हो गया, लाल मिट्टी का निर्माण जो हुआ है रवेदार अग्नि चट्टानों के 100 सीएम से कम तापमान वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में संगठित यानी अपरदित होने से हुआ है। और उसके बाद इस मिट्टी में लोहा के अंश के कारण इसका रंग लाल होता है। जल जमाव के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, इसलिए इस मिट्टी को पीला मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत में इस मिट्टी का विस्तार जो है 7.4 करोड़ हेक्टेयर में है। विस्तारित राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर बताए हैं झारखंड में है, झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। तो झारखंड के अधिकतर जिला में इसका विस्तार है। झारखंड जब अलग हुआ 18 राज्य था, 18 जिला था, 24 जिला है। 24 जिला में मैक्सिमम जिला में जो लाल मिट्टी का विस्तार है। उसके बाद मेघालय, पूर्वोत्तर राज्य के एक राज्य है मेघालय के पठार के आसपास के जो हिस्सा है वहाँ पर भी लाल मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, तो लाल मिट्टी का यही है, लाल मिट्टी का यही स्ट्रक्चर है, प्रमुख फसल भी है, इसका एरिया सबसे ज़्यादा है भारत में। अब देखते हैं इसके बाद चौथी मिट्टी है हम लोगों के लेटराइट मिट्टी। चौथी मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी है। जैसे कि हम लिख चुके हैं, लेटराइट जो भाषा है ग्रीक भाषा का शब्द है। लेटराइट जो वह शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में लेटराइट मिट्टी का शाब्दिक अर्थ होता है लेटर शब्द से मिलकर बना है। लेटर शब्द से मिलकर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। तो लेटराइट ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। चलिए अब देखते हैं ग्रीक भाषा के लेटर में लेटराइट है तो कैसे है। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो हुआ है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा के कारण, जहाँ पर हाई टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा है और वर्षा भी उसी मात्रा में हो रही है, वहाँ पर जैविक पदार्थों के अपघटित, जैविक माने कुछ ऐसे पदार्थ है जो रिप्रोडक्शन करता हो, उसको अपघटित होने से, अपघटित करने के कारण बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें नष्ट हो जाता है, मर जाता है। और मरने के कारण वो ह्यूमस बन जाता है और ह्यूमस मरने के कारण वो मिट्टी का रूप ले लेता है। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो हुआ है उच्च तापमान पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के अपघटित होकर बैक्टीरिया के नष्ट होने से हुआ है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण अत्यधिक उच्च तापमान पर वर्षा वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के अपघटित होकर बैक्टीरिया के मरने से हुआ है, नष्ट होने से हुआ है। देखिए जैविक, ध्यान से दीजिए, इसका विस्तार जो है भारत में बहुत कम है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। लेटराइट मिट्टी का विस्तार भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। लेटराइट मिट्टी का विस्तार भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। चलिए, इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस का अभाव होता है। ह्यूमस यानी पोषक तत्वों की अभाव होता है, पहले भी बता चुके हैं। पोषक तत्वों के अभाव होता है और एल्युमिनियम और लोहा के ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है, लाल भूरा रंग का होता है, मतलब उतना लाल नहीं होता है, हल्का भूरा टाइप का होता है और ये ईंट के स्ट्रक्चर में आ जाता है। जैसे अगर इसको ईंट के स्ट्रक्चर में काटें तो उस प्रकार यह रह जाता है। लेकिन क्या होता है तो वो भंगुर होता है, जैसे उसको हाथ से पकड़ेंगे तो फूट करके फैल जाएगा। भंगुर होता है, भंगुर यानी मुलायम होता है और फूट करके फैल जाएगा। यानी तो काली लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहा के ऑक्साइड पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में
एल्यूमिनियम और लोहा के ऑक्साइड पाया जाता है, और एल्यूमिनियम और लोहा के ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। एल्यूमिनियम और लोहा के ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। भारत में इसका विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। भारत में इसका विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में इस मिट्टी का विस्तार है। भारत के कुछ राज्य हैं जहाँ पर लेटराइट मिट्टी का विस्तार है, जैसे साउथ इंडियन राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। साउथ इंडियन राज्य हो गया, यानी दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक, दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। उसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम। पूर्वोत्तर राज्य हो गया हमारा, तो पूर्वोत्तर राज्य में एक आता है असम। उसके बाद हम देखते हैं उत्तरी सरकार तट यानी महानदी उड़ीसा। उसके बाद मध्य प्रदेश तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में ये मिट्टी का विस्तार है। अब देखते हैं इसका प्रमुख फसल है क्या, तो काजू। सही बात है, काजू। केरल में काजू ज़्यादा होता है, कर्नाटक में भी काजू होता है। काजू के किस्म भी होता है, काजू के किस्म भी होता है कि कहवा भी होता है। इसमें कहवा के भी किस्म होती हैं। कहवा के होता है अरेबिका रोबोस्टा। भारत में अरेबिका कहवा जो होता है किस्म बहुत ज़्यादा बोया जाता है। और कहवा जो सबसे पहले भारत में आया यमन से आया। यमन देश से कहवा की कृषि बाबा बुदन की पहाड़ी पर किया गया। बाबा बुदन की पहाड़ी पर सबसे पहले कहवा की कृषि हुई। बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक राज्य में है, वहाँ पर कहवा की कृषि हुई थी। यमन से लाया गया, यानी कहवा की कृषि हमारे देश की कृषि नहीं है, यमन देश से लाया गया। यमन जो है जो पश्चिमी एशियाई देश है, खाड़ी देश है। इसकी राजधानी सना है। तो देखिए, तो लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है, तो काजू, चाय, कहवा। तो ऐसे देखें तो केरल की प्रमुख उत्पादित जो है उसके लिए है काजू थोड़ा गर्म है। तो यहाँ पर इसके लिए आशय स्पष्ट कर लें तो केरल में प्रमुख रूप से क्या है, तो 1 नंबर पर काजू ज़्यादा होता है। थोड़ा माने थोरियम का उत्पादन, थोरियम का भंडार भारत में सबसे ज़्यादा है जो केरल में है। थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा है केरल में है। और गरम मतलब गरम मसाला ऐसे वास्को डी गामा भी भारत में आया था, तो केरल के कालीकट तट पर ही आया था। कारण था कि केरल में बहुत सारे गरम मसाले का उत्पादन होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, काजू थोड़ा गरम है। काजू माने काजू खाने वाला, थोड़ा माने थोरियम एलिमेंट हो गया, और गरम माने गरम मसाला। गरम मतलब गरम मसाला। एक केरल की प्रमुख उत्पादित वस्तुएं हैं। तो ये है लेटराइट मिट्टी के स्ट्रक्चर, लेटराइट मिट्टी के विस्तार, लेटराइट मिट्टी का निर्माण, लेटराइट मिट्टी के विस्तारित राज्य और लेटराइट मिट्टी के प्रमुख फसलें। अब देखते हैं इसके आगे क्या है, तो लेटराइट मिट्टी के बाद हम लोग का है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय बहुत छोटा सा टॉपिक है। मरुस्थलीय और पर्वतीय बहुत छोटा सा टॉपिक है, मरुस्थलीय और पर्वतीय। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मरुस्थलीय। मरु माने जहाँ पर फसल उत्पादित करने में बहुत सारे कृषि यंत्रों का और उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, मतलब बंजर भूमि एक प्रकार की। तो देखते हैं ये बना कैसे और ये विस्तार है कैसे। तो देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण शुष्क ऋतु में अल्प वर्षा और ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी से हुआ है। सही बात, अल्प वर्षा। मरुस्थल में देखिए है थार मरुस्थल। अब देखते हैं मरुस्थल, तो थार मरुस्थल ध्यान से देखिए, थार मरुस्थल ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। राजस्थान ये एक प्रकार ये डेजर्ट, ऐसा डेजर्ट है, मरुस्थल है जहाँ पर कृषि करने के लिए बहुत सारे कृषि यंत्रों का और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे भारत में थार मरुस्थल, राजस्थान में है, ऐसे भी है विश्व में है
सहारा मरुस्थल जो उत्तरी अफ्रीका में है, विश्व में भारत में थार मरुस्थल हो गया। तो देखते हैं तो मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण जो होता है शुष्क ऋतु में ऑल वर्षा और ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी के से हुआ है। ह्यूमस का मतलब जो अभी बोले हैं पोषक तत्व की अभाव। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। मरुस्थलीय मिट्टी होता है हल्का सा लाल भूरा टाइप का होता है। और ये विस्तारित जो है विस्तारित क्षेत्र जो है राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ के रण जो है गुजरात में पड़ता है। कच्छ के रण गुजरात में पड़ता है और गुजरात जो है अंतिम जिला पड़ता है। वहाँ के बाद अरब सागर पड़ जाता है कच्छ के रण में। उसके बाद पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। इत्यादि क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। इसमें उर्वरक का अभाव होता है, ठीक है, और इसलिए इसे मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में कृषि करने के लिए कृषि यंत्रों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और भारी मात्रा में जल का प्रबंधन करना पड़ता है। और उसके बाद जल के प्रबंधन के साथ साथ उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जैसे पोटास, कैल्शियम, बहुत सारे जो खाद हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका उर्वरक का प्रयोग हम लोग करेंगे तब इस मिट्टी में कृषि होना संभव है। अब उसके बाद अंतिम है मिट्टी का अंतिम प्रकार जो है पर्वतीय मिट्टी है। मिट्टी का अंतिम प्रकार जो है पर्वतीय मिट्टी है। तो पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय भाग में पाया जाता है। अब देखिए इस मिट्टी का निर्माण हिम के अपरदन से हुआ है। हिम जो होता है जहाँ से हमेशा जल निकलता है और वो धीरे धीरे क्या होता है जब मृत जब होगा तो अपर्दित होगा और अपर्दित होने के बाद अपर्दित माने खंडित होगा और टूट टूट करके फैल जाएगा और उसी से जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो आकृति बनेगी उसे पर्वतीय बोलेंगे। और वो मिट्टी का रूप भी लेगा, थोड़ा नरम रहेगा, थोड़ा हर जगह पर कहीं पर ज़्यादा ठोस रहेगा, कहीं नरम रहेगा। तो वहाँ पर हम लोग कृषि भी करते हैं। पर्वतीय मिट्टी के मुख्य फसल जो है आलू चाय है। आलू चाय जैसे हिमाचल प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रों में आलू की कृषि होती है और मैक्सिमम पर्वतीय भागों में आलू की कृषि बहुतायत में होती है। उसके बाद इस मिट्टी पर सोपानी कृषि और सीढ़ीनुमा कृषि होती है। जैसे सोपानी कृषि के करने का मतलब है जो वहाँ पर जल का जमाव नहीं होगा और इस पर अधिक जो कृषि होता है चाय का होता है। अब जैसे क्षेत्र बोल रहे हैं दार्जिलिंग हो गया। दार्जिलिंग चाय बहुत अच्छी किस्म की चाय होती है। असम में भी होता है दार्जिलिंग, ऐसे तो पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, असम है। ये सब क्षेत्रों में सोपानी के सीढ़ीनुमा कृषि का मतलब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चाय ऐसा एक फसल है जिसको पानी की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है लेकिन उसके जड़ों में पानी नहीं जमना चाहिए और ऐसे करने से पानी उसको हमेशा मिलेगा लेकिन उसके जड़ों में पानी के जमाव नहीं होगा, जिससे चाय की अच्छी किस्मों का हम लोग उत्पादन करते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पर्वतीय भागों में है। तो पर्वतीय भागों में है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पर आलू की कृषि ज़्यादा होगा। उसके बाद असम हो गया, दार्जिलिंग क्षेत्र हो गया बंगाल का, वहाँ पर चाय की कृषि ज़्यादा होता है और इस मिट्टी का जो मुख्य फसलें हैं जो चाय और आलू हैं। जैसे सोपानी कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। तो चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर रहे हैं शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। इसमें और भी पेज है। तो मरुस्थलीय मिट्टी देख लिए, उसके बाद हम लोग जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, उसके बाद भारत में भूमि भौतिक स्ट्रक्चर, उसके बाद मरुस्थलीय, लेटराइट मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, काली मिट्टी और प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए संसाधन का दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब प्राकृतिक में उपलब्ध सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं।
जैसे पेड़ पौधा है, कोयला, मिट्टी, पेट्रोल है सब, और इसी में मिट्टी है तो मिट्टी भी संसाधन का रूप लेता है, क्योंकि मिट्टी से ही हम लोग हर तरह के चीज़ों को प्राप्त करते हैं, फसल के द्वारा या खनिज तत्व के द्वारा। जैसे भूमि पर उपलब्ध सभी जीव जंतु, पेड़ पौधा, कोयला, पेट्रोल सभी को भूमि संसाधन कहते हैं। अब भूमि क्या है, मिट्टी आता है, तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से भौतिक यांत्रिक क्रिया द्वारा मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी का प्रकार, तो मिट्टी का प्रकार, तो मिट्टी छः प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय और पर्वतीय। जैसे कि बता चुके हैं, जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो होता है उत्तर भारत में होता है, भारत के संदर्भ में, लेकिन विश्व के संदर्भ में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से होता है, ठीक है। और ये मैदानी क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर जनसंख्या बहुत है, ज़्यादा पाया जाता है। यह मिट्टी 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर। इसका विस्तार भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है। इसका विस्तार भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है। काली मिट्टी का भी विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है बेसाल्ट अग्नि चट्टानों के लावा के अपरदित होने से हुआ है, और इस मिट्टी में एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड पाया जाता है, और इसी का एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड पाया जाता है, और साथ ही साथ कैल्शियम भी पाया जाता है। और इस मिट्टी की मुख्य फसलें कपास होता है। मुख्य फसलें अन्य फसल में जैसे प्याज हो गया, प्याज, गन्ना, ये सब भी होता है, और इसका विस्तार जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है। उसके बाद लाल या पीली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा विस्तारित जो मिट्टी है 7.2 करोड़ हेक्टेयर में लाल या पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय और पर्वतीय। उसके बाद देखिए भारत में भूमि भौतिक स्वरूप क्या है, तो भौतिक स्वरूप का मतलब इस पर यहाँ इस मिट्टी में कैसे कैसे संरचना है, तो संरचना है जैसे यहाँ पर मैदानी भाग भी है, पर्वतीय भाग भी है, पठारी भाग भी है। तो भारत में मैदानी जो भाग है 43% है, पर्वतीय भाग जो है 30% है, और पठार वाला क्षेत्र जो है 27% है। और ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग देखें, सबसे पहले जो देखें हम लोग तो इसमें था जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी देख लिया हम लोग, जलोढ़ मिट्टी की कैसे बना, विस्तार कैसे है, भारत के कौन क्षेत्र में, कौन कौन राज्य में कितना है। जलोढ़ मिट्टी के बाद है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी। तो ऐसे PDF फॉर्म में है। तो आप लोग ITT आइकन यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम से भी जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी है जो आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करेगा, और आप लोगों के 10वीं के बोर्ड को भी तैयार करेगा, आने वाले एग्ज़ाम के भी प्रिपरेशन कराएगा। तो बहुत जानदार और शानदार टॉपिक था मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन मिट्टी, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और मिट्टी में 6 प्रकार की मिट्टी थी, हमने इसका विस्तृत कर दिया है, विस्तृत अध्ययन कर दिया है, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है। इसको अगर अच्छी तरह से अगर एक बार आप लोग सुन लेते हैं और इसको PDF में अगर डाउनलोड कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहीं पर हम अपने क्लास को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।